ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, हमारी अपनी मंजिल हमारी अपनी दौड़। जी हाँ दोस्तों, एनएससीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, हमारी अपनी मंजिलें हैं, हमारी अपनी दौड़ है। स्वागत करता हूं मैं इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका। हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंचे, इसके लिए हमें और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, और ये मेहनत हमारी ओर से बराबर चल रही है। जरूरत है केवल आप बच्चों के हिस्से के साथ जुड़ने की। बहुत ज्यादा दूर आपके एग्जाम्स भी नहीं है। बिना वक्त गवाए हम एक और शानदार क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। कल की जो कक्षा हुई थी जस्ट उसके आगे का भाग है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में संधि, उसमें भी हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ रहे थे। उसका एक नियम पूरा हुआ था, उसके कुछ उदाहरण थे, उन उदाहरणों का विश्लेषण था। कुछ ऐसी ही क्लास आज आगे है। दीर्घ स्वर संधि, इसका एक दूसरा जो उदाहरण आपके नियम है, उस दूसरे नियम को लेकर यह क्लास है वो तैयार है। पकड़िएगा, दीर्घ स्वर संधि में सहजातीय वर्ण जुड़ने हैं। दीर्घ स्वर संधि है, उसमें संधि सहजातीय वर्णों की होनी है। जी दोस्तों, सहजातीय वर्णों में ही आपके ये वर्ण शामिल हैं। सहजातीय स्वर जुड़ेंगे, सहजातीय स्वरों में ये दोनों स्वर जब आपस में जुड़ रहे हैं तो बड़ा ई बनाएंगे। यही दीर्घ स्वर संधि का आपके एक नियम और समझते हैं इसको, क्या कुछ मसला है, क्या किस प्रकार का है, सुनिएगा। जी दोस्तों, नियम संख्या 2, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर सहजातीय जो ई हैं, इनके सामने भी अगर ई आए तो ये बड़े ई में बदल जाएंगे। देखिए इसके कुछ उदाहरण जो आपके सामने दिए हुए हैं, ध्यान कीजिएगा आप। रवि और इंदर, रविंदर, पकड़िएगा इस शब्द को। कभी अगर आपको अकेले रवि शब्द लिखना पड़े तो ई की मात्रा है वो छोटी रहेगी, समझे इस शब्द को आप। रवि और इंद्र से जो बनने वाला शब्द है, समझिएगा। रविंदर जब शब्द इस्तेमाल करेंगे आप तो रवि ये मात्रा छोटी रहने वाली है सूर्य के पर्यायवाची में, लेकिन जब इंद्र शब्द इसके साथ जुड़ गया है तो फिर जो रविंदर शब्द लिखेंगे, शब्द सुंदि में भी आप ख्याल रखें, इसमें ई की मात्रा बड़ी आनी है। छोटा ई और छोटा ई दोनों जुड़कर बड़ा ई बनाएंगे। अगला ऐसा ही उदाहरण है, वो गिरी और इंद्र का है। मैं शब्दों का विश्लेषण भी साथ में लेकर चलूं, पकड़िएगा। गिरी पर्वत का पर्यायवाची है। गिरियों में जो श्रेष्ठ पर्वत है वो गिरिंदर कहलाएगा। इसे आप पर्वत राज कह सकते हो, ये हिमालय का पर्यायवाची बनता है। अर्थ इसका हिमालय निकल जाएगा। गिरी शब्द में ई है वो छोटा है, मात्रा छोटी है, और छोटी ई के साथ छोटी ई, ये दोनों आपस में जुड़कर ई है वो बड़ी बना देंगे। अगला जो शब्द है वो अभि और इष्ट है। शब्द अभीष्ट बनेगा। इष्ट चाहा हुआ है, अभीष्ट की प्राप्ति हो गई, ऐसा आप भाषा में प्रयोग करते हैं। अभी उपसर्ग है, इष्ट शब्द के साथ जब जुड़ रहा है, यहां भी ई और ई की संधि हो रही है। छोटी ई और छोटी ई आपस में मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, और ये शब्द बन रहा है अभीष्ट। कभी शब्द शुद्धि में जब आप कहीं लिखें तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये शब्द हैं आपके, जैसे एक शब्द आपके परिशिष्ट है, परिशिष्ट। जी हाँ, अपेंडिक्स इन इंग्लिश आप पारिभाषिक शब्दावली में भी पढ़ते हैं। अपेंडिक्स को आप परिशिष्ट कहते हैं। किसी पुस्तक के अंत में जोड़ा गया हिस्सा परिशिष्ट कहलाएगा। जब परिशिष्ट शब्द लिख रहे हो तो परि उपसर्ग लगा है, शिष्ट मूल शब्द है। ऐसे ही और आगे चले, एक विशिष्ट शब्द बनता है, वि उपसर्ग है और शिष्ट शब्द, ये पकड़िएगा। यहां मात्रा छोटी है दोनों, यहां मात्राएं छोटी हैं, लेकिन अभी में जब आप इष्ट जोड़ रहे हैं तब शब्द बनेगा अभीष्ट। इसका एक और आपको मैं उदाहरण बताऊं इसका, ये अन और इष्ट, ये भी आपको उपसर्ग के रूप में देखने को मिलेगा, अन संस्कृत से, और इसके साथ जब आप इष्ट जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अनिष्ट। चूंकि संधि नहीं होगी, अनिष्ट ये बुरा है, और इष्ट मनचाहा है, अभीष्ट ये भी मनचाहा है, मनचाही हुई चीज की प्राप्ति है, वो अभीष्ट की प्राप्ति कहलाती है। आप संधि के रूप में पकड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द शुद्धि में भी छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बना रहे हैं। ऐसा ही आगे का शब्द है, उस शब्द पर चलिएगा। अति और इंद्रिय, इंद्रियों की जो पहुंच है उसके बाहर की जो चीजें हैं उसे कहेंगे आप। जैसे नॉर्मल कहा जाए कि अति इंद्रिय संसार है, वो खंड खंड हो गया। अति इंद्रियता में कोई डूबा हुआ व्यक्ति। अति और इंद्रिय, ई और ई दोनों मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि के नियम में है, दूसरे नियम में। मुनि इंदर शब्द बनेगा मुनिंदर, मुनि श्रेष्ठ कह सकते हो। हरि इच्छा, भगवान की इच्छा है। ई छोटा है, ई छोटा, दोनों मिलकर यहाँ बड़ा दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। ये हर्स्व और ये दीर्घ, परि और इक्षण। जी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखें, जब कभी भी आप इच्छा शब्द लिखें,
जब कहीं आप इक्षण या इक्षक शब्द लिखें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इक्षा में ई है वो दीर्घ है, ये मूल शब्दों में ही है, कहीं इसमें आप मार नहीं खाएं कि इक्षण है वो ई छोटा है। आपके साथ परीक्षा कक्ष में, और ये बहुत एक अच्छा शानदार, ये मानियो कि आपको छकाया जा सकता है, आपके साथ एक धोखा हो सकता है कि जब कहीं आपको इसका संधि विच्छेद दें तो एक आसान से तरीका है आपको फंसाने का कि इसमें ई छोटा दिया जाए या ई बढ़ा दे सकते हैं। यहाँ मैं पहली कक्षाओं में बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं, संधि विच्छेद करने के बाद हमें जो शब्द मिल रहे हैं वो शब्द व्याकरण सम्मत होने चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से उनकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, वो सार्थक होने चाहिए, और इनका जो मूल रूप है वो रूप ही मान्य करना चाहिए। परि और इक्षण ई बड़ा है, ऐसे ही प्रति और इक्षा प्रतीक्षा, परि और इक्षण प्रति और इक्षा चेक कर लीजिएगा, परीक्षण है प्रतीक्षा है। और बना सकते हो आप इन शब्दों के ऊपर, जैसे वी और इक्षक से हमने शब्द बनाया है विक्षक, ऐसे ही आप अधि और इक्षक है इससे शब्द बना सकते हो अधीक्षक। अधि है इसमें आप इक्षक शब्द है ये शामिल करेंगे तो नॉर्मल जो शब्द बनना है वो क्या बनेगा, अधीक्षक। ये शब्द शुद्धि में भी काम आएगा, ये संधि में भी काम आएंगे। बहुत एक शानदार उदाहरण कहूंगा मैं इसको, आप थोड़ा सा नोट करें कि इक्षा, इक्षण, इक्षक ये जो शब्द आ रहे हैं इनमें ई है वो दीर्घ है, ई बड़ा है, संधि विच्छेद करके हमें जो सामने शब्द दे रहे हैं उनमें कहीं आपके साथ ये धोखे वाली स्थिति में नहीं आए। आगे पकड़िएगा, इप्सा इच्छा का पर्यायवाची है, जिसे आप वांछा भी कहते हो, जिसे आप इप्सा भी कहते हो। पकड़िएगा इस शब्द को, इप्सा इच्छा चाह का पर्यायवाची है, और यहां से कुछ शब्द हैं उनका निर्माण होता है। एक तो आपके संधि बनेगी दीर्घ स्वर संधि में, अभी जोड़ इप्सा, छोटा ई है सामने बड़ा ई आ रहा है, दोनों मिलकर बड़ा ई बना रहे हैं, ई है सामने बड़ा ई आ रहा है, दोनों मिलकर बड़ा ई बना रहे हैं, दीर्घ का निर्माण हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम। थोड़े और शब्द हैं इप्सा शब्द को लेकर जो कहीं आपको गलत करवाए जा सकते हैं, आपके परीक्षा कक्ष में आपको इनका सामना करना पड़ सकता है, सुनिएगा। जैसे इच्छा शब्द है उसमें इत प्रत्यय लगाकर आप इच्छित शब्द बनाते हैं, जैसे वांछा शब्द है और उसमें इत प्रत्यय लगाकर आप वांछित शब्द बनाते हैं, इसी प्रकार इप्सा शब्द में इत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा इप्सित। जी दोस्तों, बहुत कम इस्तेमाल करते हो आप भाषा में इसका, वांछित, इच्छित और इप्सित ये सब वांटेड शब्द, जो अंग्रेजी का शब्द है वांटेड उसी का हिंदी अर्थ है। इच्छित ये बहुत सुना है, आया है सामने, लिखा भी होगा आपने अब तक की कक्षाओं में, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ या वांछित परिणाम तक पहुंचने जितनी मेहनत नहीं हुई, कभी इस तरह के वाक्य सुने होंगे। इप्सित कुछ कम सुना हुआ शब्द है, लेकिन अनसुना शब्द नहीं है, कम सुना हुआ हो सकता है। बहुत बार परीक्षाओं में विद्यार्थियों को छकाया है एक तरह से, ये मानिए कि उनके साथ और खेल खेला है आपके एग्जामिनर ने, पेपर निर्माण करने वालों ने। सुनिएगा ध्यान से क्या है, इप्सा में ई बड़ा है, इत प्रत्यय लगाकर इससे शब्द बनाएंगे इप्सित। केवल यहीं तक नहीं रुकेंगे, इसके पीछे भी अभी उपसर्ग और जोड़ेंगे और फिर जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा अभीप्सित। जी दोस्तों, अभीप्सित, अभी जोड़ इप्सित शब्द बनाए तो ये मात्रा और ये मात्रा दोनों आपस में मिलकर दीर्घ हो रहे हैं। अभीप्सित का ई और इप्सित का, अभी का ई और इप्सित का ई, ये दोनों मिलकर ई बड़ा बना रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। आगे का शब्द है वो हिस्सा हमें लिखना ही है, शब्द बनेगा अभीप्सित। बहुत सुंदर शब्द है जिसकी अभीप्सा की गई है, जो चाहा गया है उसे अभीप्सित कहेंगे। ऐसे ही जो शब्द और बनेगा वो है अनचाहा, जिसे हम अनवांटेड कह देते हैं, उसमें आप अन उपसर्ग लगाइए, नहीं के अर्थ में आ जाएगा, इसके साथ इप्सित शब्द जोड़िए। जब अन और इप्सित इन दोनों शब्दों को आप जोड़ेंगे, संधि नहीं होगी, केवल उपसर्ग लगेगा और शब्द बनेगा बेटा आपके अनिप्सित, शब्द बनेगा अनिप्सित। अर्थ हो जाएगा अनचाहा, जिसे चाहा नहीं गया है। वाक्यांश के एकल जो शब्द हैं उनमें ये बहुत काम का शब्द है, शब्द शुद्धि में भी बहुत पूछा जाएगा, अभीप्सित और अनिप्सित। थोड़ा सा इन्हें पकड़िए, विलोम शब्दों में भी कहीं आपसे ये पूछने की कोशिश हो सकती है, तो शब्द शुद्धि का भी ख्याल रखें। शब्द शुद्धि अपने आप में कोई एक प्रकरण नहीं कहूंगा मैं हिंदी का, हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सीखते समय जो त्रुटियां की हैं, जो गलतियां की हैं, जो अशुद्धियां छोड़ी हैं,
उन शुद्धियों, उन अशुद्धियों का सुधार जहां है, वो प्रकरण शब्द शुद्धि में आ गए। आप बराबर इन कक्षाओं से जुड़िए। जिस दिन शब्द शुद्धि का प्रकरण यहां शुरू किया जाएगा, क्लास जिस दिन चलेगी, यकीन मानिए वो टॉपिक पढ़ाए बिना ही आप उसे पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, जब रविंद्र लिख रहे हैं तो ई की मात्रा बड़ी है, और बड़ी इसलिए है कि रवि और इंद्र में संधि हो रही है और बड़ा ई है, इसका निर्माण हो रहा है। ऐसे ही गिरिंदर है, आपके हिमालय का पर्यायवाची भी है और ई की मात्रा बड़ी है। अभीष्ट में ई की मात्रा बड़ी किस लिए है? क्योंकि संधि होकर आई है। ऐसे ही अति इंद्रिय, नॉर्मली अति अत्याचार वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो अति छोटा ही है, ई की मात्रा छोटी है, लेकिन अति इंद्रिय में ई की मात्रा बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम लगा है। इसमें छोटी ई और छोटी ई, दो हर्ष व ई मिलकर हैं, वो गुरु का निर्माण करवाएंगे, दीर्घ का निर्माण करेंगे, बड़ा बनेगा। मुनि, अब मुनि श्रेष्ठ लिखेंगे आप, मुनि श्रेष्ठ लिखेंगे, मुनिवर लिखेंगे तो ई की मात्रा छोटी है, लेकिन जब मुनि में इंद्र शब्द है, ये साथ में जब इसकी संधि हो रही है तो मुनिंदर बनेगा और ई की मात्रा है वो अपने आप बड़ी हो जाएगी, संधि के नियम के कारण बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही हरि और इच्छा है, ऐसे ही परीक्षण है, परीक्षक है, परीक्षा है, ऐसे ही प्रतीक्षा शब्द है, अधीक्षक है, अधीक्षण है। ये सारे शब्द जो हैं ये संधि की दृष्टि से भी और संधि के साथ ये आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी, दोनों ओर से ये बहुत परफेक्ट शब्द है, बहुत शानदार शब्द है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन शब्दों को आराम से देखें, स्क्रीनशॉट लें और इन शब्दों को एक बार आप अपनी कॉपी में लिख कर जरूर देखें। अपने एक कहावत चलती है, 100 बार झकना और एक बार लिखना, लिखा हुआ एक बार का, बोला हुआ 100 बार का बराबर है। मैं 100 बार बोल भी दूंगा तो भी शायद आपके अशुद्धि रह जाए। आप एक बार लिख लीजिएगा इनको, मैं ब्लैक बोर्ड है वो आपके सामने पेश करता हूं, आराम से देख लीजिएगा आप एक एक शब्द को। रविंदर, गिरिंदर, अभीष्ट, अति इंद्रिय, मुनिंदर, हरि इच्छा, परीक्षण, प्रतीक्षा, वीक्षक और अभिप्सा, सारे शब्दों से दोस्ती कर लीजिए। जरूर नौकरी है वो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। अगली जो संधि है वो संधि का जो नियम है आपके लघु ई है, छोटा ई है, ह्रस्व ई है, और इसके साथ आपके दीर्घ ई की संधि हो रही है। लघु और दीर्घ की जब संधि होगी तो सीधा सा दीर्घ बनाएगा। शब्द पकड़िएगा, गिरी और ईस, गिरीश। जी हाँ, गिरियों का ईस, पर्वतों का जो ईस है वो आपके हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय के पर्यायवाची में भी है, और गिरीश जब लिखते हो तो ई की मात्रा बड़ी लिखनी है, शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि के भीतर जाएगा। क्षिति और ईश, जैसा कि आप जानते हैं क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची है, और क्षितिश, क्षिति का जो स्वामी है, धरती का जो स्वामी है, धरती का जो पालक है, पति है, वो राजा को कहते हैं। तो क्षिति और ईश, क्षितिश राजा का पर्यायवाची बनेगा। थोड़ा सा शब्द ध्यान में रखिएगा, क्षितिश में ई की मात्रा बड़ी है। कई बार क्या होता है, किसी पूर्व देखे गए शब्द के आधार पर एक नया जो शब्द हमें पेपर में कहीं मिल गया, हम उस आधार पर उस शब्द का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। परीक्षा के दौरान जिन बच्चों ने ठीक से तैयारी की है वो भी कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं इनका सामना करते हैं। बेटा ठीक से तैयारी शायद हुई ही नहीं, कहीं उसमें खामियां रह गई, शायद इसलिए हमें परेशान होना पड़ता है। ठीक तैयारी क्या है, आप चैनल के साथ जुड़िए, देखो मैं आपको एक एक बिंदु है उस तक पहुंचाऊंगा। शब्द पकड़िएगा, क्षिति जो शब्द है, हम क्षिति शब्द के साथ जब जय जोड़ रहे हैं तो नॉर्मली शब्द बनेगा क्षितिज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 में जो हिंदी की पुस्तकें रखी हैं उन पुस्तकों का नाम भी इसी पर ही रखा है, उनका नामकरण क्षितिज से ही है। क्षितिज, क्षितिज से पैदा है, धरती से जो पैदा है, या फिर जहां धरती और आसमान हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो स्थान क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज लिखते समय आप चेक कीजिएगा, अपने तय में जो ई की मात्रा है वो लघु रखी है, छोटी रखी है। लेकिन जब आप क्षितिज लिख रहे हैं, क्षिति और ईश, इसकी जब संधि बना रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिए, यहां ई की मात्रा बड़ी है और इसके पीछे कारण है, उसे पकड़ लीजिए। क्या है वो आपके सामने लिखा है। मेरा धर्म है कि मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा क्यों है, और क्यों के पीछे देखो कारण बताइए। क्षिति जो शब्द है उसके आगे जय प्रत्यय के रूप में जब लग रहा है तो जय प्रत्यय के रूप में जुड़ने के कारण संधि नहीं हो रही है, केवल संयोग है, और इसमें मात्राओं में, वर्णों में, ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जय सामने से आ रहा है, संधि नहीं हो रही है। संधि होती तो शायद ध्वनि में परिवर्तन होता, लेकिन संधि ही नहीं हुई है, इसलिए क्षितिज में ई की मात्रा छोटी है। फिर से समझिएगा, क्षिति इसके साथ जब सामने से जय जोड़ोगे आप, जय जोड़ने से संधि नहीं होगी, संयोग होगा, और इसमें संयोग में
वर्ण परिवर्तन नहीं होगा, ध्वनि में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आएगा। तो क्षिति के आगे जय केवल लिखा जाएगा, उसमें जो अंतिम मात्रा है ई वाली, उस पर कोई फेरबदल नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन क्षितीश जब आप लिख रहे हो तो क्षिति और ईश दो शब्द हैं, इसकी अंतिम ध्वनि ई है, यहाँ की प्रथम ध्वनि ई है, एक लघु है, एक दीर्घ है, एक छोटी है, एक बड़ी है। और छोटा और बड़ा जब ये आपस में दोनों जुड़ रहे हैं तो फिर बड़े ई का निर्माण कर रहे हैं, ये बड़ी मात्रा है वो बन रही है। और बड़ी मात्रा के कारण ही देखिए यहाँ मात्रा है वो दीर्घ लगी है, बड़ी हुई है। आप जब कपीश्वर लिखते हैं, अकेला जब कपि लिख रहे हो, बंदर का पर्यायवाची है, जब कपि लिख रहे हो तो ई की मात्रा छोटी है। लेकिन कपियों का जो ईश्वर है, कपियों का जो स्वामी है, जैसे आप बाली कह सकते हो, सुग्रीव कह सकते हो, हनुमान कह सकते हो, उस कपीश्वर में ई की मात्रा बड़ी है। थोड़ा सा पकड़िएगा इससे। अगला जो शब्द दिया है वो मही और इंदर शब्द है, महिंदर। थोड़ा सा रुक कर चलूंगा, यहां रुकना इसलिए है क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं, इन शब्दों के ऊपर बहुत शानदार पेपर बनता है। और पर्सन है वो बेटा रटने के नहीं है, ये पर्सन कुछ साइकोलॉजिकल पर्सन बनते हैं। परीक्षा कक्ष में, एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर पर आप वैसे ही दबाव में रहते हो, भागदौड़ रहती है, घर से लेकर परीक्षा कक्ष तक की आपकी जो यात्रा है वो भी थकाऊ है, उबाऊ है, अलग अलग प्रकार के प्रेशर आपके ऊपर रहते हैं। परीक्षा कक्ष में जो कुछ लिखा है पेपर में, उसमें हम धोखा खा जाते हैं। धोखा इसलिए खा जाते हैं कि हमने महिंदर जो शब्द है उससे कभी दोस्ती नहीं की, उसके साथ कभी दिल नहीं लगाया। अक्सर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासों में कहता हूं कि जिससे आपने दिल लगाया है वो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गया है। अगर आपको दिमाग में बसाना है तो उस विषय को, उस प्रकरण को पहले दिल में बसाइएगा। तो दिल वाला मामला लीजिए। महिंदर शब्द नहीं देखा बेटा, मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने जो शब्द देख रखा है वो शब्द है महेंद्र। जी हां, महेंद्र। और महेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो दीर्घ स्वर संधि में नहीं होगा, वो गुण स्वर संधि का मसला है, वो आगे के कक्षाओं में आएगा, महा और इंद्र से बनेगा। अगला हमारे साथ क्या खेल खेलेगा, क्या धोखा देगा, सुनिएगा। धोखा इस प्रकार का है, वो लिखेगा बेटा महा और महा के सामने इंद्र। इतना लिखकर या तो हमें सामने संधि रूप देगा महिंदर, या एक दूसरा तरीका है, वो तरीका यह है कि वो लिखेगा मही और इंदर और बराबर में हमारे सामने पेश करेगा महेंद्र। जी दोस्तों, हमने पहले से ही मैं बता चुका हूं आपको कि महिंदर शब्द का हमने उतना प्रयोग नहीं किया जितना हमने महेंद्र शब्द का प्रयोग किया है। आपका अगर कोई क्लासमेट है, आपके घर परिवार रिश्तेदारी में अगर किसी का नाम भी यह महेंद्र नाम है तो मोस्टली महेंद्र ही लिख रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। महिंदर शब्द है, इसका बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कृषि कार्यों के लिए आपके जो ट्रैक्टर वगैरह बन रहे हैं, गाड़ियां हैं, महिंद्रा महिंद्रा हम बोल रहे हैं, महिंदर यही शब्द है, राजा का पर्यायवाची है। थोड़ा सा पकड़े आप, महेंद्र शब्द अलग है और महिंदर शब्द अलग है, दोनों की बनावट अलग है, दोनों के संधि जो भेद हैं वो अलग है, दोनों के नियम अलग हैं। अगला हमें कहां मारेगा, मही और इंद्र देगा और बराबर में लिखेगा महेंद्र, और यहां संधि का जो नियम है वो भंग होता है, उचित संधि नहीं बनती, और हम शायद हल्की नजर से इसे देखें तो नहीं पकड़ सकेंगे, और इस प्रकार परीक्षा में एक अंक है उससे हम वंचित रहेंगे, दूर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। मही धरती का पर्यायवाची है, मही का जो इंद्र, इसके जो पालक हैं या राजा हैं वो महिंदर, राजा का पर्यायवाची हुआ। सची, सची के जो पति हैं वो सचीपति या सचिंदर। जी हाँ, सची इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी है, और इंद्राणी के जो धनी है, इंद्राणी के जो स्वामी हैं वो सचिंदर हैं, तो ये इंद्र का पर्यायवाची है, सचिंदर। सची इंद्र की पत्नी है। फणी, फण वाला, फणी फण वाला जिसके फण है, तो सांप का पर्यायवाची हो गया। और फणियों का जो स्वामी है, फणियों में जो श्रेष्ठ है वो फणिंदर कहलाएंगे। ये या तो वासुकी या फिर जो शेषनाग है उसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़े हम। रजनी, जी हाँ दोस्तों, रात का पर्यायवाची, इसके साथ ईश लगाएंगे तो रजनी और ईश से शब्द बनेगा रजनीश। इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इसमें जब ईश लगाएंगे तो श्रीपति, लक्ष्मीपति।
विष्णु का पर्यायवाची बनेगा। बहुत सुंदर शब्द है, दोस्ती करें शब्द से। आगे नदी और ईश्वर, नदियों का जो ईश्वर है वो नदीश या नदीश्वर कहलाएगा और ये सागर के पर्यायवाची बनाएंगे। आप इसे भी पकड़े, नदियों का ईश्वर। यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ ई है और दोनों दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बना रहे हैं। आप नियम की ओर एक बार दृष्टि डालिए। दीर्घ ई, इसके साथ दीर्घ ई की जब संधि हो रही है तो दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। ऐसे ही मही और ईस शब्द बनेगा महिष। जी, एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ चयन हुआ है। यहां भी आपके साथ है वो छल कपट किया जा सकता है, आपको धोखा दिया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है। सुनिएगा, देखो क्या है। अगर हमें सामने दे रखा है अगले ने मही और ईस और इसके बराबर में उसने महेश शब्द लिखा है तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल धोखेधड़ी वाला पर्सन है। मही और ईस से महिष होगा न कि महेश। ये फिर गुण स्वर संधि में है। वैसे ही जैसे महा और इंद्र, वैसे ही महा और ईश, महेश ये अलग है और महिष अलग है। महेश है वो आपके शिव के पर्यायवाचियों में शामिल है और महिष, ये महेंद्र और महिष दोनों ही शब्द हैं, ये राजा के पर्यायवाचियों में शामिल है। तो एक बार मैं पूरा रिवीजन वापस करवाता हूं आपको, बोलिएगा आप मेरे साथ। रवि और इंद्र से रविंदर, गिरी और इंद्र गिरिंदर, गिरी और ईश गिरीश, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, गिरिंदर और गिरीश दोनों ही। आगे बढ़ेंगे, अभीज और इष्ट अभीष्ट, अति इंद्रिय अतीन्द्रिय, मुनि इंद्र मुनिंदर, हरि इच्छा हरि इच्छा, परि और ईक्षण से परीक्षण। ऐसे ही प्रतीक्षा है, वीक्षक है, अभिप्सा है, मात्राएं बड़ी हैं, पकड़िए। क्षितीश राजा का पर्यायवाची है, महेंद्र राजा का पर्यायवाची है, महिष राजा का पर्यायवाची है, भूप भूपाल, महीप महीपाल, तमाम ये शब्द राजा के पर्यायवाची हैं। कपीश्वर ये आपके कपि और ईश्वर इन दोनों की संधि बनने से बना है और बाली सुग्रीव और हनुमान का पर्यायवाची है। सची इंद्र की पत्नी है, सची और इंद्र से सचिंदर, इंद्र का पर्यायवाची बनेगा। फणी सर्प का पर्यायवाची है, नाग का पर्यायवाची है, इंद्र शब्द साथ में जोड़ेंगे तो फणिंदर बनेगा। ये वासुकी नामक या शेष नाग नाम का जो सर्प है उनका पर्यायवाची हो जाएगा। रजनी रात्रि है और रजनी के जो ईश है वो रजनीश, ये चांद का पर्यायवाची। श्री के साथ ईश जोड़ेंगे तो श्रीश ये बनेगा विष्णु का पर्यायवाची और नदी के साथ ईश्वर नदीश्वर ये बनेगा आपके नदीश या नदीश्वर सागर का पर्यायवाची। जी हाँ दोस्तों, आपको लग ये रहा होगा कि सर संधि का टॉपिक लेकर आए हैं या पर्यायवाची का। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमें जड़ से लेकर शिखर तक चलना है, जड़ से जीरो से शून्य से शुरू होकर हमें शिखर तक पहुंचना है। तो भैया केवल एक प्रकरण से ही काम नहीं हो पाएगा, हमें अन्य भी हाथ पैर हैं वो मारने पड़ेंगे। जब दो काम एक साथ हो सकते हैं क्यों नहीं, आम के आम और गुठलियों के दाम। पकड़ेगा इन शब्दों को आप। मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। अगला जो नियम है वो तीसरा नियम दीर्घ स्वर संधि का। थोड़ा सा शीघ्रता करें आप, आपके समय का महत्व है। अगर उ और उ के साथ सहजातीय आ रहे हैं तो दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। बेटा दीर्घ में तीन ही चीजें बननी है। दीर्घ में बनना है आपके आ, दीर्घ में बनना है आपके ई और दीर्घ में बनना है आपके उ। यही तीनों आपके जो 11 स्वर हैं उन 11 स्वर में से ये 3 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जहां ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, संधि में जब इनका रूप बनता है तो नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि। कल को कोई आपसे किसी इंटरव्यू में किसी साक्षात्कार में यह पूछ ले कि दीर्घ स्वर संधि का नामकरण दीर्घ स्वर संधि क्यों है, इसका नाम दीर्घ स्वर ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि सर जो स्वर हैं 11 स्वर हैं उनमें से ये 3 स्वर दीर्घ स्वर कहलाएंगे और ये दीर्घ स्वर जिस संधि में बन रहे हैं उसका नामकरण इन्हीं के नाम के आधार पर क्या पड़ा है, दीर्घ स्वर संधि। आ, ई और उ। आ वाले नियम पिछले वाली क्लास में हुए हैं, ई वाले नियम जस्ट अभी हुए हैं और उ वाले नियम है वो ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने है। तो पकड़िएगा। भानु जी, मूल शब्द में उ की मात्रा छोटी है। विधु मूल शब्द में उ की मात्रा छोटी है। कटु मूल शब्द में उ की मात्रा छोटी है। गुरु मूल शब्द में उ की मात्रा छोटी है। चेक कीजिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वो रे के भीतर जब मात्राएं लग रही हैं तो ये मात्रा छोटी है और इसी मात्रा में जब आप गांठ बांध के लिखते हैं तो ये मात्रा बड़ी है। जी हाँ बेटा, रुपया रू छोटा है और रूप रू बड़ा है, दोनों में अंतर कीजिएगा। जब रुपया लिख रहे हैं तो रुपया में रू छोटा है और जब रूप लिख रहे हैं तो रूप में रू बड़ा है। पकड़िएगा आप इनको। आगे चले हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से, सुनिएगा देखो क्या कुछ है।
अकेला जब आप भानु लिख रहे हैं, सूर्य का पर्यायवाची ऊ की मात्रा छोटी है। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची लिख रहे हैं, ऊ की मात्रा छोटी है। कटु कड़वा लिख रहे हैं, ऊ की मात्रा छोटी है। गुरु गुरुदेव वगैरह ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊ की मात्रा छोटी है। मृत्यु में ऊ की मात्रा छोटी है। मरु रेगिस्तान में ऊ की मात्रा छोटी है। बहुत ज्यादा के लिए जब लिखते हैं आप तो ऊ की मात्रा छोटी है। यह अलग है कि वधु का आप तद्भव लिखते हो बहु, तब ऊ की मात्रा छोटी है। और जब बहुमत लिख रहे हो आप, बहु ज्यादा के लिए लिख रहे हो, बहुत के लिए लिख रहे हो, तो ऊ की मात्रा है वो लघु ही है, छोटी है। आप इन शब्दों को चेक कीजिएगा, इनमें जो ऊ की मात्राएं छोटी हैं, इन्हीं ऊ की मात्राओं को आप संधि बनने के बाद बड़ा देखेंगे। और बस यही तैयारी करना, इसी का नाम तैयारी है। यहां आपको धोखा नहीं खाना है। क्या कुछ हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम है वो लागू हो रहा है। ऊ के साथ छोटा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ बनना है, छोटे के साथ अगर बड़ा लग रहा है तब भी बड़ा आना है, बड़े के साथ चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, बड़े ऊ की मात्रा बननी है। अब पकड़िएगा इन शब्दों को। सूर्य उदय ही है जिसे हम भानुदय कह रहे हैं। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय वो गुण स्वर संधि का मसला है। यहाँ भानु और उदय, ऊ छोटा और ऊ छोटा दोनों मिलकर ऊ बड़ा बना रहे हैं। अगले में चेक कीजिए, छोटा ऊ और छोटा ऊ, यहाँ भी ऊ बड़ा हो रहा है, छोटा और छोटा ऊ बड़ा ऊ बना रहे हैं। छोटा गुरु ऊ छोटा है, उपदेश ऊ छोटा है, दोनों में ऊ बड़ा बन रहा है। ये देखिए रे में गांठ बंधी हुई, चेक कीजिएगा आप इसको, रे में गांठ बंधी हुई है, जबकि ये रे छोटा है, ऊ की मात्रा छोटी है। सॉरी, रे छोटा नहीं है, रे में ऊ की मात्रा छोटी है। पकड़िएगा तो संधि सीखिएगा। भानु जोड़ उदय से भानुदय, विधु जोड़ उदय से विधुदय, कटु और उक्ति से कटुक्ति, गुरु और उपदेश से गुरु उपदेश। मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद देखिए ऊ की मात्रा है वो बड़ी बनी है, चेक कीजिएगा आप इसमें, ऊ की मात्रा है वो बड़ी बनी है यहाँ मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद। मरु और उद्यान, मरु में भी जो उद्यान है, अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान, अपने यहाँ का जो मरु उद्यान, ये चेक कीजिए ऊ की मात्रा बड़ी। बहु और उदस्य, ये देखिए ऊ की मात्रा बड़ी। सिंधु और उर्मी, सिंधु सागर है, उर्मी लहरें हैं, ये देखिए सिंधु उर्मी, ऊ की मात्रा बड़ी है। लघु छोटी और उर्मी लहरें, ये देखिए ऊ की मात्रा दीर्घ हुई है, बड़ी हुई है। तो एक बार आप आराम से इन शब्दों को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप रुक कर इन्हें लिख सकते हो, आराम से देख लीजिएगा। भानु और उदय, विधु और उदय, कटु और उक्ति, गुरु और उपदेश, मृत्यु उपरांत, आपके मरु उद्यान, बहुउद्देश्य, सिंधु उर्मी और लघु उर्मी। आइए आगे की यात्रा की ओर चले। भू और ऊपरी, जी हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची है ऊपरी, ऊपर के लिए जो तत्सम शब्द है वो है, तो शब्द बनेगा भूपरी, जमीन के ऊपर। चमू और उत्साह, चमू सेना का पर्यायवाची है, किसी सेना का उत्साह चमुत्साह कहलाएगा। वधु के आने पर जो उत्सव आ रहा है, वधु आने की खुशी में जो उत्सव मना रहे हो आप, वो वधु उत्सव है। ऐसे भू और उद्धार, धरती का जो मोक्ष है वो भूद्धार कहलाएगा। ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, बड़े ऊ की जो मात्राएं हैं, बड़े ऊ के साथ ये छोटे ऊ लगते जा रहे हैं, और बनना तो बड़ा ही है। देखिए बड़े ऊ के साथ जब छोटा ऊ है, इसकी संधि जब हो रही है तो बनेगा तो बड़ा हुई। तो आप थोड़ा सा पकड़िए कि किन शब्दों में मूलतः मात्राएं छोटी हैं और किन शब्दों में मात्राएं मूलतः बड़ी हैं। जब संधि करके लिखेंगे तो ऊ की मात्राएं हैं वो बड़ी ही निकल कर आएंगी, दीर्घ स्वर संधि में सारी मात्राएं बड़ी निकल कर आएंगी। लेकिन धोखा कहां होगा, धोखा देंगे हमें इनका जब विच्छेद करेंगे तो मूल शब्दों में। मैंने बहुत अच्छा संकलन करने की कोशिश की है, आप कमेंट में बताएंगे कि मेरा ये संकलन, ये उदाहरण आपको कहां तक पसंद आए, मेरा प्रयास है वो कहां तक पहुंचा, जरूर बताना आप। लेकिन एक बार ये समझिए, देखिए भानु ऊ की मात्रा छोटी, विधु ऊ की मात्रा छोटी, कटु मात्रा छोटी, गुरु लघु, मरु बहु, सिंधु लघु, सब में ऊ की मात्राएं छोटी हैं। बगल में आप चलें तो भू, चमू, वधु, फिर सरयू, सरयू चेक करना बेटा, ऊ की मात्रा बड़ी है। चमू आई गया, भू वाले शब्द आए गए। चमू सेना है, वधु जानते ही हैं, भू धरती का पर्यायवाची है, सरयू नदी है, सरयू और उर्मी, ये देखिए ऊ की मात्रा बड़ी। ऐसे शब्द हैं वो संधि विच्छेद के दौरान हमें छल का शिकार बना सकते हैं बेटा, हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मानूंगा कि पढ़ाई में धोखा उसके साथ हुआ है जिसने किताबों से धोखा किया है। अन्यथा कहा है किसी ने कि जिसने किताबों के सामने, पुस्तकों के सामने सिर झुकाया है, किताबों ने उसे दुनिया में कभी सिर नहीं झुकाने दिया है। स्वागत कीजिए इन शब्दों का। सरयू उर्मी से सरयुर्मी बनना है, भू उर्ध्व से भूर्ध्व बनना है, आपके चमू और ऊर्जा से चमूर्जा शब्द बन रहा है, भू और उष्मा से भूष्मा शब्द बन रहा है। चेक कीजिए, उष्मा में भी ऊ दीर्घ है, ऊर्जा का भी ऊ दीर्घ है। ऊर्ध्व जो अधय का विलोम शब्द है, ऊपर के लिए ऊ बड़ा है,
उर्मी में भी उ बड़ा है, मूल शब्दों को भी पकड़िएगा और मूल शब्दों के साथ संधि जो रूप बन रही है इन संधि के रूपों को भी पकड़िएगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, न केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बल्कि राजस्थान की होने वाली जो परीक्षाएं हैं जहां संधि का प्रकरण शामिल है आपके पेपर में, उन तमाम परीक्षाओं के लिए एक बहुत सुंदर संकलन का हमने प्रयास किया है। इसमें हम कहां तक सफल हुए हैं ये हमें आप जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत दमदार क्लास बनी है तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने और जो बंधु हैं उन्हें आप शेयर कीजिएगा, आप लाइक करें, आप जमकर कमेंट करें ताकि हम अगली कक्षाओं में उनका सुधार कर सके। आप हिंदी के किन प्रकरणों पर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस चाहते हो वो प्रकरण भी आप कमेंट में लिखें, हमें जरूर बताएं कि सर यहां हमारी कमजोरी रही है, आप ये क्लासें थोड़ी जल्दी करवा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि वो भी क्लासें लेकर आए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ये आपके फायदे के लिए रहेगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।